All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Janmanjay. Hi, Divyansh. Good morning, Sujal. Good morning, Jay. Hi, Mahika. Good morning, Nishit. Nishit. निश्चित का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे निश्चय का शॉर्टर वर्जन है निश्चित. निश्चित ही है ना, निश्चित थोड़ा ना है. और निश्चित इज सम अदर वर्ड. अच्छा, शार्प. ऑल राइट. कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? अराउंड 90 प्लस. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ चुके हैं. थोड़े बहुत आते रहेंगे धीरे धीरे. हाँ, मैंने होमवर्क जो आप लोगों को दिया था वो अपन डेफिनेटली कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे. अगर आज टाइम मिल गया, लेट्स से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, तो डीपीपी 13 डिस्कस कर सकते हैं. 14 हम लोग संडे के लिए छोड़ देंगे. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रिलेटेड टू द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उसमें से किसी को कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट, एनी पर्टिकुलर पॉइंट विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? हम लोगों ने स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके ऊपर फोकस किया था. सर एक क्वेश्चन था कि बोलो. ये जो आपने हाँ इसी में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हाँ कि हाँ जब क्या कहते हैं अगर हम लोग वाइट लाइट डाल रहे हैं सैंपल पे तो हाँ. एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऐसे दिखता कैसे है? क्योंकि फिर तो दोनों ही इसका आ जाएगा ना। करेक्ट करेक्ट. किसने पूछा ये डाउट? सर धैर्य. धैर्य। चलो, वेरी गुड धैर्य. मतलब गुड डाउट. आई वुड से जनरली दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा दिमाग लगाते हैं उनको टिपिकली ये डाउट आता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जनता इज गो विद द फ्लो. चलने दो, जो चल रहा है वो चल रहा है. ऑटो पायलट मोड में बैठ जाते हैं. बट यस, लेट मी एक्सप्लेन योर डाउट so that others are also able to comprehend. So धैर्य का डाउट है कि सर जब ये आपने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे कैप्चर करा जाता है वो एक्सप्लेन किया था, तो आपने बोला कि हम लोगों ने वाइट लाइट थ्रो करी एंड यूजिंग दैट लाइट उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ वेवलेंथ्स अब्जॉर्ब हुई, राइट, एंड बाकी पास हो गई. लेकिन आपने ये भी बताया था दैट आफ्टर अब्जॉर्बिंग दोज रेडिएशंस, when the hydrogen atoms get excited, they don't really stay in that excited state for long. वो उनकी नेचुरल स्टेट नहीं है, तो वो फटाफट डी एक्साइट भी हो जाते हैं एंड देन दे वुड बी एमिटिंग दोज रेडिएशंस अगेन. तो फिर how is it that we are saying that photographic plate पर we aren't observing the radiations that got absorbed because they got emitted almost immediately as well? डाउट समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी के पास कोई सोल्यूशन, कोई एक्सप्लेनेशन? somebody would want to take a shot at it? सर मैं बोलूं? बोलो बोलो यश. सर ऐसा हो सकता है ना कि जब तक हम लोग ने वो व्हाइट लाइट रखी चलो तब तक तो उसको एनर्जी मिल जाए वहां पे रहने के लिए. व्हाइट लाइट बंद करते ही वो अपने अपने असली एनर्जी ऑर्बिट में आ जाएगा, तब वो एमिट कर देगा. जब जो सोर्स है वो चालू है तब तक तो उसको एनर्जी मिल रही है ना कि भाई वो उस स्टेट में रह सकता है. वो लाइट बंद करते ही मतलब सोर्स बंद करते ही वो अपनी एनर्जी यूज करके अपने असली ऑर्बिट में आ सकता है ना. नहीं नहीं, सो यू आर थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अगेन कंटिन्यूअस एनर्जी. कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं आ रही है. फोटॉन्स आ रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, डी एक्साइट भी हो जाएंगे, फिर से एक्साइट भी हो जाएंगे, फिर से डी एक्साइट भी हो जाएंगे. ठीक है, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन सप्लाइंग द फोटॉन्स. But still it doesn't answer that doubt that why is it then absorption spectrum में we aren't seeing the emitted radiations. सर इज इट बिकॉज मतलब वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट नहीं करते हैं?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. So is it because the white light is going straight and the emitted light is going in any direction? Wonderful. That is the correct explanation. किसने दिया? I couldn't capture the name. Swami, Kairav. Good. So देखो कैसा रहेगा जब हम लोग ये व्हाइट लाइट थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, वी throw in a focused beam which is going left to right. Now, once certain photons get absorbed and then get re-emitted, तो उनका emission किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स, मान लो मैंने यहाँ से 1000 photons भेजे लेफ्ट टू राइट, 1000 photons आए थ्रू, and say out of that some say 100 photons got absorbed, 900 just went straight through, but out of the 100 that got absorbed, now the chance of photons going in a straight direction upon emission, ठीक है, जो absorb हो गए, अब वो randomly किसी भी direction में emit हो सकते हैं ना. Their chance of getting emitted in a left to right manner is next to nothing. So that is the reason when we look at the absorption spectrum, we find that the photons which were absorbed, वहां पर either you get very very faint line or almost a dark line as compared to neighboring wavelengths, क्योंकि उसके number of photons hardly कुछ यहाँ पर strike कर होंगे. समझ में आया? Yes, sir. ठीक. All right. Any other question based on the hydrogen spectrum that we discussed in the last class? Certain terms that we described. सर लॉन्गेस्ट लाइन वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कर. मैं अभी थोड़े से क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, so as to make you practice these terms more. Longest line का मतलब क्या हो गया? ठीक है, don't think from the perspective of the diagram, think from the perspective that the longest term applies to the wavelength, right? So whenever you are looking at longest line of a spectral series, तो आप क्या करोगे, स्पेक्ट्रल सीरीज के जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस रहेंगे उनमें से देखोगे कौन सा है जिसका एनर्जी गैप मिनिमम होगा, सच दैट वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, राइट. एंड देन व्हेन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, तो उसमें आप देखोगे कि लाइमन सीरीज के अंदर 2 से 1 वाला जो रेडिएशन है, इसका एनर्जी गैप कम होगा ना एज कंपेयर्ड टू ऑल द अदर लाइंस इन द लाइमन सीरीज. यस सर. ठीक है. So let me in fact introduce today's discussion with some questions. ठीक है, as a quick recap of the terms that we had studied in the last class. आप लोग ये क्वेश्चन से आंसर करना स्टार्ट करो, एंड मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है आपको हाउ टू वर्क विद दिस क्वेश्चन.
नहीं रोहन, नहीं सिद्धार्थ, हाँ नहीं सॉरी, रोहन आपका करेक्ट है, सिद्धार्थ नहीं, आपका करेक्ट नहीं है। गौरव, नचिकेत, ध्रुव, विवेक, यस करेक्ट, राइट विवेक। नहीं दीपक, नहीं आदित्य, सुजल, ध्रुवल, कृतिका नॉट करेक्ट, नहीं खुशी, एनर्जी एंड वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है। प्लीज नोट दैट जब भी हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइनें बनाकर समथिंग समथिंग, दिस इज ऑलवेज एन एनर्जी डायग्राम दैट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग दैट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन gives wavelength. Distance between the lines is a representative of what? Energy gaps. We always have been drawing energy diagrams. हाँ अभी ठीक है सुजल, आपका आंसर राइट। खुशी, दो दो खुशी है, खुशी जैन का सही है, राइट जोवन, राइट प्रणव, हाँ आदित्य करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। किस तरीके से, सी आई होप अब आप लोगों को एटलीस्ट ये चीज समझ में आ रही है दैट व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस, इट इजंट लाइक 10th क्लास, यू नो, देखा देखा सा क्वेश्चन है और सोल्यूशन का रट्टा मारा हुआ है, स्टेप 1 करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 3 करेंगे और इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड स्पेशली when I'm using class का time, I am not really spending too much time on questions which are like the simple ones कि फॉर्मूला डाला, वैल्यू डाली और आंसर आ जाएगा, ठीक है। The questions that I'm going to discuss in class would require you to scribble on paper, at least start writing something जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आए, देन हो सकता है कि मे बी आपको कुछ स्ट्राइक करे, ठीक है। सो व्हेन आई रीड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ऐसा नहीं होगा दैट क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे लाइक पूरा लाइक क्लियर है सोल्यूशन, ये करूंगा फिर ये करूंगा ये करूंगा आंसर आ जाएगा, नहीं, इट इज गोइंग टू बी ऑन द गो थिंकिंग। सो कितना मैंने पढ़ा है, फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन बामर सीरीज, इनको कैसे डिसाइफर करना होता है, व्हाट ट्रांजिशंस डू दे करस्पॉन्ड टू, ये एटलीस्ट मैंने अपने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। नाउ वन ऑफ द वेज इन विच आई वुड ट्राई टू गो अबाउट इट, दैट आई विल राइट 1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगा 2 से 1, सो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे 1 अपॉन लैम्डा 1 लिख दूंगा मैं। फिर सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज वुड बी 1 अपॉन लैम्डा 2 आर जेड स्क्वायर 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. Why? Because the second line of Lyman series would correspond to a transition from 3 to 1. And then the third line, which is being said, is the first line of Balmer series. First line of Balmer series corresponds to which transition? 2 2. 3 to 2. 3 to 2. 3 to 2. Right. So 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. 3 square. Right. So at least मैं इतना लिखूंगा based upon my learning from the previous class, and now I might want to use these values, put them in the options and check which option is getting satisfied, ठीक है। Of course I can definitely reject some options, like C option तो straight away rejected option है, how can the sum of positive numbers be equal to 0, ठीक है। and then बाकी options के लिए भी अगर मुझे फिगर आउट करना होगा तो मैं लॉन्गर अप्रोच में
एक एक करके ऑप्शंस को चेक करने लग जाऊंगा. However, if let's say it strikes to you that you look at these transitions, ठीक है, जो मैंने हिंट दिया आपको, 3 से 2, 2 से 1, डायरेक्टली 3 से 1, इनको आप विजुअलाइज करोगे तो दिस इज व्हाट लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 correspond to, right? Yes, sir. And now by Yes, looking sir. at this, ठीक है, please don't write lambda 2 is equal to lambda 1 plus lambda 3, which some students have done. ये गड़बड़ हो जाएगा. Why? Because this is not wavelength diagram, like this is energy diagram. ठीक है, when we draw these orbits and talk about electrons transitioning between them, the gaps, they represent the energy gaps, right? So what I can really write is this, that energy gap between 3 to 2 and energy gap between 2 and 1 is going to be equal, like sum करके उसको हम लोग equate कर सकते हैं energy gap between 3 and 1. And now you can put the energy of these gaps equal to the energy of the photon emitted, that is hc by lambda. hc cancel out हो जाएगा and this gives you the correct answer. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. So ये वाला जो shorter method है, this is more something that strikes with maturity. ठीक है. Otherwise the first method that might strike to students, most of the students, is that they would use the formula directly and then try to come up with the answer. ठीक है. So, हाँ, बोलो. so can you solve it in another way also, like cancel out the options? हाँ, तो आप अब जैसे ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपने निकाल लिया ना, ठीक है, No, तो आप अब फिगर आउट करो, इनको और सिंप्लीफाई कर लो आर के टर्म्स में, ठीक है, इनको आप निकाल लो एंड देन you put them in the options. no, so I was saying that so we can look at the diagram and we can make an assumption that lambda 1 is greater than lambda 3 and which is greater than lambda 2. हाँ So हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. So that is another way, मतलब that is in fact क्या होता है, जिनको थोड़ा मैथ का एप्टीट्यूड ज्यादा होता है ना, then they start thinking on those lines also. They are like कि if I think of it from the point of view that जो वेवलेंथ है वो एनर्जी गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो इन तीनों में से which one would be the longest, which one will have the most or the highest value of wavelength, तीनों में से? lambda 3. lambda 1. लैम्डा 3. ठीक है, क्यों? आपको याद हो तो ये -13.6 EV, ये -3.4 EV, ये -1.51 EV, right? So you are seeing that this energy gap is going to be shrinking as we move away from the nucleus. Yes, sir. And as a consequence, lambda 3 का value ज़्यादा होगा as compared to what lambda 1 and lambda 2 is. And then maybe फिर आप option से decipher करने की कोशिश करोगे, which would make more sense, right? अगर lambda 3 सबसे बड़ा है तो lambda 3 plus something can't be equal to lambda 2, right? Similarly, D option can be also rejected. आप वैसे भी कर सकते हो. Then those are some more ways of exploring the same question. So, but this will be dependent on the options, right? If they give different. Of course. ठीक है. All right. एक दो questions और देखते हैं. Try this one. अरे एक मिनट, let me remove the hint. Otherwise the question आपके लिए आसान हो जाएगा. Just 1 second. हाँ, अभी ट्राई करो.
राइट गोपाल, नहीं ध्रुव, आपने केयरलेस मिस्टेक कर दी। एंड ऐसे ऑप्शंस रहेंगे which would be there and you would make those careless mistakes and get negative marks. सेम केयरलेस मिस्टेक आपने करी है हुसैन, रोहन, दिव्यांश, वरुण, खुशी, सम्यक, यश करेक्ट, आदित्य केयरलेस मिस्टेक, सम्यक, गौरव हाँ आपका करेक्ट है, साहिल, जय सेम केयरलेस मिस्टेक। 1 by lambda थोड़ा ना पूछा है, लैम्डा पूछा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड what was the learning from this question? ठीक है, especially for those students who gave me C as the answer. One such learning which you will yourself recognize as you go along, and especially when you would be learning more organic and inorganic chemistry, always read all the options in the question. ठीक है, ये एक हैबिट बनाना शुरू कर दो, और ये हैबिट है जो कि विद टाइम डेवलप होगी, बिकॉज इन सर्टेन क्वेश्चंस you will find that deliberately such options are designed, such options are put in to make students commit careless errors. Okay, because while solving, as teachers we would have also made those careless mistakes, and we would realize that that will be a common tendency among students to do that careless mistake, and uska ek option dal deta hai. And what happens is that students, like in that euphoria of matching an option कि अरे मेरा option से match कर गया, they don't really bother about reading other options, like फटा गया आंसर आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे with time you will realize the importance of always reading all the options in a question, right? So question को आंसर कैसे करना है, जो लोग आंसर नहीं कर पाए उनके लिए, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, इज NH/2 पाई, एंड यहाँ पर एक ऑर्बिट के लिए दिया हुआ है दैट एंगुलर मोमेंटम इज 2h/2 पाई, दैट मींस उसका n का वैल्यू कितना हो गया, 4, एंड द नेक्स्ट लोअर लेवल टू व्हिच इट इज गोइंग टू de-excite इज n = 3, तो 4 से 3 का ये ट्रांजिशन है, एंड उसको अब आप रिडबर्ग फॉर्मूला में पुट कर दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द 1 by lambda, which of course then you will need to use to get the value of lambda. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं इसमें, चलो डायरेक्टली आप आर रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में बता दो। ठीक है, इसमें मैंने हिंट भी दे दिया आपको, पास्टल सीरीज का क्या मतलब था, वैसे तो आपको याद रहना चाहिए।
All right. Some students have given correct answers and some students have given some other random answers. So shortest line of past tense series isn't 4 to 3. Shortest line क्या हो जाएगी? Sir, Infinity से 3. infinity to ठीक है. Maybe इसमें if I would have given options तो कुछ स्टूडेंट्स रियलाइज कर लेते. ठीक है, बट जिनका आंसर लेट्स से ये डी ऑप्शन आ रहा है वो लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते, वो वही मार्क करके आ जाते. ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन वाज द वन व्हिच करस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम एनर्जी गैप. राइट. ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसा था? आपने लिथियम 2+ आयन पढ़ा तो यू रिकॉग्नाइज्ड Z का वैल्यू 3 लेना है, भूलना नहीं है. पास्चन सीरीज पढ़ा, meant all d excitation to n equal to 3, and then इसमें आपको shortest wavelength पूछा जा रहा है. That means अब पास्चन सीरीज क्या होता था? Right, all d excitations happening to n equal to 3. So इसमें which one would be the one which is the shortest line, the one which corresponds to the maximum energy gap. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो इन क्वेश्चंस का अच्छे से आदत पड़ जाएगा. स्टार्टिंग में यू माइट फील देम अ बिट काउंटर इंट्यूटिव. ठीक है, फिर इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर. राइट, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा? ये 1/∞ क्या हो जाएगा? 0. तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये इतना सा ही बचा बस, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. लैम्डा का वैल्यू 1/r आ जाएगा. समझ में आया आदित्य? Yes, sir. Sir, ठीक है. ऑलराइट, नाउ एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट इसमें सिखाता हूं मैं आप लोगों को. ठीक है, विच इज मोर ऑफ मैथ built into this analysis of spectrum. The heading would be maximum spectral lines or maximum number of unique photons for a given d excitation. हाँ, क्या कह रहे हो पवन? r का वैल्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना. r का आई थिंक the more accurate value would be 1.1 into 10 raised to 7. 1.1 into 10 raised to 7 हाँ, meter inverse. 1.9700. Approximate value. इतना है 1.1 into 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, या फिर ऐसे 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स. दिस इज अ मोर एक्यूरेट वर्जन. वो भी सर तो पर आपने Okay. 109,700 बोला. हाँ सर, वो ज्यादा सिंपल था सर. हाँ ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा. डोंट बी वरीड अबाउट दैट टू मच. क्वेश्चंस में अगर आपको कैलकुलेशन करवाई जाएगी ना तो वो टिपिकली बता देंगे कि आर का ये वैल्यू यूज करो. ठीक है, क्योंकि पाई जैसा ना, हाँ पाई का वैल्यू बता देते हैं. करेक्ट, क्योंकि दे वुड एक्सपेक्ट यू टू not spend too much time on calculation but focus on the approach. All right, so ये heading को कैसे हम लोग समझेंगे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ठीक है, let's say I ask you a question that we have a sample of hydrogen atoms which are excited to 4th orbit. ठीक है, now 4th orbit उनका natural state नहीं है, वो de-excite करेंगे and कैसे भी कर सकते हैं. What I'm asking is that how many maximum number of spectral lines can be observed. ठीक है, और how many maximum unique photons can be observed upon such de-excitation. So कैसे आप सोचोगे इसके बारे में? How would you approach this kind of a question? Sir, नहीं वरुण, नहीं अजिंक्य, नॉट करेक्ट. हाँ, अजात शत्रु आपका करेक्ट है. राइट आदित्य, राइट कैरव.
हाँ, कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ कहना चाह रहा था। सर मेरे को लगा कि ऐसे नहीं माइक पे बोलना है, इसलिए गलती से बोल दिया। अच्छा, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 10, 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे? नाउ वन ऑफ द बेसिक वेज फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी, मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा दैट हाउ आर द डी एक्साइटेशंस हैपनिंग फ्रॉम 4 to 1। ठीक है, मैं 4 लाइनें बनाऊंगा। ठीक है, एंड अब इलेक्ट्रॉन्स को 4 से 1 डी एक्साइट करूंगा। ठीक है, सो I would just figure out that how such de-excitations can happen. एक तरीका तो कैसा हो गया, डायरेक्टली 4 से 1 de-excite हो जाए, right? That will be one way. और क्या हो सकते हैं? 4 से 2 आए फिर 2 से 1 आए। 4 से 2 आ जाए, 2 से 1 आ जाए, 4 से 3 आए और 3 4 से 3, 3 to 1। 4 और से मतलब ऐसे 3 आ एक जाए, एक कम होते जाए 3 से 1 आ जाए, राइट? या फिर और इसमें डायरेक्ट आ जाए 3 से 2, 2 से 1, राइट? इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे कि 4 से 1 आने का और कोई यूनिक सा तरीका हो, यही दिख रहा है। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, इसमें यूनिक फोटॉन्स के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यूनिक फोटॉन्स वुड मीन यूनिक एनर्जी गैप, है ना? तो अगर मैं इन फोटॉन्स को नाम देने लगूं तो मुझे पता पड़ेगा यूनिकनेस के बारे में इनकी। सो 4 से 1 का फोटॉन को लेट्स से आई गिव द नेम ए। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एनर्जी गैप पे करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटॉन आएगा। 4 से 2 इसको मैं बी बोल देता हूँ, 2 से 1 इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, 4 से 3 को डी, 3 से 1 को ई, राइट? यूनिक एनर्जी गैप्स के करस्पॉन्डिंग यूनिक नेम्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये 4 से 3 शुड आई कॉल इट एफ? नो नहीं सर, सर सेम है सब ये तो डी के जैसे एनर्जी गैप सेम है। एनर्जी गैप सेम हो गया, तो ये तो सेम ही वेवलेंथ का रहेगा। ठीक है, 3 से 2 इज दैट यूनिक? यस सर। तो हम इसको एक नया नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, व्हाट अबाउट 2 से 1? सी। ये ऑलरेडी हमने इक्वल टू सी। ठीक है, सो नाउ कैन यू डू द काउंट, हाउ मेनी आर यूनिक? 6 6 यूनिक, राइट, 6 वुड बी द आंसर। ठीक है, अच्छा, इसी में लेट्स से इफ आई आस्क यू एन एडिशनल क्वेश्चन that how many of these lines or photons are in the visible region, तो क्या आंसर रहेगा आपका? 2। 2। करेक्ट। कैसे फिगर आउट करा 2? First 4 lines of Balmer series. Spectral lines of Balmer The series. first 4 lines. So you need to reconnect that concept which I had taught you in the last class, that hydrogen spectrum में the first 4 lines of Balmer series are in the visible region. So are there any Balmer series transitions that happened over here? Yes. Yes, sir. B and F and B हाँ, एक 3 से 2 and एक 4 से 2। ठीक है, और if you would want to answer such questions, then what you can do is you can neatly organize this। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कैसे करते थे? इफ यू रिमेंबर, you can use the spectral series to organize all these transitions। ठीक है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 3 से 2, 4 से 2 and 4 से 3। These are the transitions that would be happening, right? And इनको मैंने एक नीट तरीके से
ऑर्गेनाइज करके आपके सामने लिख दिया है, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच यू कैन डू द काउंटिंग ऑफ हाउ मेनी यूनिक फोटॉन्स वुड बी देयर. तो ये कौन से कलर के होते हैं फर्स्ट 4 लाइंस? वेल आई थिंक एक तो रेड होता है और बाकी 3 जो है ना वो ब्लू वायलेट वाले रीजन के आसपास रहता है. ओके. ठीक है. नाउ इसमें एज यू कैन नोटिस दैट दीज आर द 2 लाइंस व्हिच बिलोंग टू द बार्मर सीरीज. ठीक है. सो अगर इसी में मैंने आपसे ये भी पूछ लिया होता दैट हाउ मेनी आर बिलोंगिंग टू द इंफ्रारेड रीजन, तो आपका आंसर होता 1 जो लाइमन बार्मर पास्टन सीरीज का रहेगा. ठीक है. हाउ मेनी बिलोंग टू द यूवी रीजन, तो आप बोलते कि 3 जो लाइमन सीरीज के रहेंगे. करेक्ट. यस सर. अच्छा, तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके सामने इन फ्यूचर भी आएगा, ठीक है, तो आप इसको एक जनरल फॉर्मूला के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो. ठीक है. ये जनरल फॉर्मूला कैसा रहेगा, व्हाट वुड बी दैट वे इन विच यू कैन वर्क विद सच अ क्वेश्चन. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन that what would be the maximum number of spectral lines that we can observe if a de-excitation is happening from some nth orbit, right? So yahan par let me put that up. For de-excitation of a sample of hydrogen atoms from nth orbit. ठीक है. The answer to maximum number of spectral lines that can be observed is going to be n into n minus 1 upon 2. ठीक है. कैसे आएगा ये फॉर्मूला? de-excitation from nth orbit, sample of hydrogen atom, maximum spectral lines, n into n minus 1 upon 2. So you can think of how we did it in that ऊपर वाला एग्जाम्पल. ये जैसे ऑर्बिट 1 है और ये nth ऑर्बिट है, राइट. तो इसमें आप कैसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काउंट करने की कोशिश करोगे, कैसे कैसे डी एक्साइटेशंस होंगे. आप लाइमन सीरीज के लिख दोगे, ठीक है. देन बार्मर सीरीज के लिख दोगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. ऐसे लिखते जाओगे and so on so forth. Correct. Now as you can see यहाँ पर what was the pattern of counting? 3 plus 2 plus 1 दिख रहा है? Yes sir. तो वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी बन जाता है. ठीक है. लाइमन सीरीज में n-1 लाइंस रहेंगी, बार्मर सीरीज में n-2 लाइंस रहेंगी एंड सो ऑन सो फोर्थ. कब तक? जब तक एक लास्ट लाइन नहीं आ जाती है. ठीक है. सो व्हेन यू डू दिस काउंटिंग द आंसर कम्स आउट टू बी n into n-1 upon 2. ठीक है. कैसा आता है ये इस पूरे सीरीज का सम, दिस वैल्यू. इसके पीछे थोड़ी सी मैथ्स रहेगी, ऑल्दो आपको बाद में सिखाएंगे, बट इट इजंट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक यू कैन सी इट राइट अवे. आई कैन राइट दिस सम as n-1 plus n-2 plus up till 1
और इसी चीज को मैं उल्टा करके भी लिख सकता हूँ, 1 + 2 + up till n-2 + n-1, है कि नहीं? Yes, sir. और इनको अब आप ऐड कर दो, ठीक है, इनको अब आप अगर ऐड कर दोगे तो ये कैसा दिखेगा? लेफ्ट हैंड साइड विल बी 2s एंड ये क्या हो जाएगा, n-1 + 1 विल बी n, n-2 + 2 विल बी अगेन n, अप टिल फाइनल टर्म भी n हो जाएगा। कितने टर्म्स रहेंगे ऐसे? N n-1 n-1 टर्म रहेंगे ना, ये 1 2 3 4 oh yes sir. n-1 टर्म्स रहेंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज n-1 टाइम्स n, है ना? तो s का वैल्यू क्या आ गया, n × n-1 अपॉन 2, राइट? ठीक है, वैसे तो आपसे कोई प्रूफ पूछेगा नहीं अभी, ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है? अब नोटिस करना, अगर इसको और थोड़ा जनरलाइज कर दिया जाए, ठीक है, रादर देन जस्ट सेइंग द डी एक्साइटेशन फ्रॉम nth ऑर्बिट, ठीक है, बिकॉज बाय सेइंग दिस वी डेफिनेटली मीन दैट इवेंचुअली फर्स्ट ऑर्बिट तक जाएंगे, ठीक है? सो द डी एक्साइटेशंस आर गोइंग टू हैपन फ्रॉम n टू इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट, दैट इज n = 1। बट अगर मान लो बोला जा रहा है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन डी एक्साइटेशंस हैपनिंग बिटवीन n2 and n1, some higher orbit and some lower orbit, ठीक है? तो उस केस में आपका फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, द फॉर्मूला इज मॉडिफाइड टू डेल्टा n into delta n plus 1 upon 2, where delta n is n2 minus n1, ठीक है? This is a more generalized version. If let's say they are asking ki between these two levels how many such spectral lines would be observed or can be observed, ठीक है? यहाँ पर हमेशा can be, समझ में आया ये? Yes, Yes, sir. sir. इसको यूज करके एक क्वेश्चन को आंसर करो, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। राइट ध्रुविल,
नहीं समीर, नहीं। सर कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या इसके लिए? नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है, काफी दूर दूर है ऑप्शंस, मतलब आप थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन लेके फिगर आउट कर सकते हो। अच्छा, हाँ, राइट रोहन, राइट कैरव, हाँ राइट आदित्य, नहीं दिव्यांश, नॉट करेक्ट, नहीं यश। हाँ, जीवांश और अजात शत्रु आपका करेक्ट है। हम्म, ठीक है, जिसका नहीं आया आंसर नोटिस करना कि क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सैंपल ऑफ एटम्स है, एंड दे आर इन द ग्राउंड स्टेट एंड दे आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मतलब वन पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट से लाइक कोई फोटोन ऑब्जॉर्व किया एंड दे गॉट एक्साइटेड टू सम हायर ऑर्बिट से n, ठीक है, एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज that the resulting spectrum consists of 15 different lines. Why would that resulting spectrum be there? Because of course the electron won't stay for long in that excited state, ठीक है। तो ये डी एक्साइट हो गए, एंड डी एक्साइट होने पर what we are saying is different maximum 15 different spectral lines observed हो रही है। So based on this, can you determine what would have been the value of n? 6. Right, so we use the formula, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करके हमें समझ में आएगा दैट डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 अपॉन 2। सर n और n इंटू n माइनस 1/2 का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, चलेगा, एनी वन विच एवर यू वुड वांट। तो इससे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा that it was 6. So now you know that the photon would have excited the electron from first orbit to sixth orbit. तो उसका एनर्जी कितना होगा? अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो रिडबर्ग वाला यूज कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज द बोर्स मॉडल वाला फॉर्मूला, ठीक है, उससे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करूंगा, एंड वो ट्रिकी क्यों होगा, कैसे होगा, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दैट आउट। सर प्रीवियस क्वेश्चन का वेवलेंथ कितना आ रहा था? ए ऑप्शन लाइक अराउंड थैंक यू सर। एंगस्ट्रॉम। Sir, dxi's मतलब the final thing is n is equal to 1 only, right? हाँ, इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट पर ही जाना चाहेगा ना। अगर कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो यस, यही लेंगे हम लोग, दैट इवेंचुअली ग्राउंड स्टेट पे जाना चाहेगा।
सर मल्टीपल करेक्ट है? Well, it can be one or more than one. Okay. Now, since a lot of students are giving answers, ठीक है, इसमें the catch is the first option is incorrect. The reason why first option is incorrect is because of this word. It is not a sample. Now, what was the importance of the word sample in all our previous discussion? There were many atoms in there. Right. So when I was, let's say, discussing with you some question, let's say this one, ठीक है, that मैंने आपसे पूछा fourth orbit से de-excite हो रहे हैं, तो what can be the maximum spectral lines that can be observed, right? So the word sample was pretty important because when I said sample, it was assumed that ठीक है, काफी सारे atoms होंगे. Now, out of those काफी सारे atoms, some could have de-excited in this way, some could have de-excited in this way, right? All of such de-excitations would have been probable, and as a consequence, we can see all the possible photons that would be emitted. However, in the current question that I gave you, as you can notice, there was just one atom, one isolated atom. And that is where the first option becomes incorrect, because if I think about the de-excitations from n equal to 5, okay, if I start thinking about those de-excitations, and थोड़ी मेहनत लगेगी, like to draw all these de-excitations, 5 से 1 या 5 से 2, फिर 2 से 1, 5 से 3 and 3 से 1, ठीक है, मैं like possible ways figure out कर सकता हूँ. थोड़ा काउंटिंग करना पड़ेगा, but it is something which you can do. At least till 5 से 1 का आप कर सकते हो. Now what you figure out is that we just have one atom. Now that one atom can de-excite just once. ठीक है, तो out of all this variety, कोई एक ही तरीका होगा जिससे वो de-excite करेगा, right? या तो वो directly de-excite कर जाए, right? या फिर in some other way de-excite कर जाए, but just one of these options can be there. ठीक है, so I won't be able to see a maximum of 10 photons, because for that to happen, there should be at least substantially large number of atoms, ताकि सारे के सारे de-excitations हों, और उसकी वजह से I can come up with the answer of
यूजिंग दैट फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज इट्स नॉट अ सैम्पल, आई वुड से दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, फॉर्मूला क्यों एप्लीकेबल नहीं है समझ में आ गया अब आपको? Yes, sir. ठीक है, ये मैंने यहाँ ऊपर भी Yes, sir. हाईलाइट करा था. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ये हाईलाइट करा था, बट आई डिडंट टॉक अबाउट इट देन बिकॉज आई न्यू आई वुड नीड एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. नाउ let's say even if I deliberately ask you what is the maximum number of photons that can be emitted, तो आप कैसे कंक्लूड करोगे? तो आप नोटिस करोगे that these are the ways in which de-excitations can happen. ठीक है, and since there is just one atom, तो इनमें से कोई एक ही तरीका है जिससे de-excitation होगा. So if I start counting that how many unique photons are going to get emitted, if I choose one such way, तो कैसा आंसर रहेगा? If I choose this way, how many photons are going to be emitted? One. If I choose the next way, Two. right? So if I keep on doing this, I will realize that maximum number of photons are going to be emitted when this de-excitation happens in a step-by-step manner. And can you do the counting of how many photons? 4. ठीक है, so now ध्यान से notice करना. I will write my answer in the following way that the maximum possible unique photons can be, ठीक है, please realize the importance of the word can be, equal to 4, because ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इनमें से ये तरीका की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ऐसे ही de-excite करेगा. नहीं, it can just be any of these ways in which the atom can de-excite. But if I was to give an answer that what can be maximum unique photons, I would say the answer can be 4. ठीक है, so this makes option A and option B incorrect. ठीक है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इनकरेक्ट हो गया. मैक्सिमम का आंसर वुड हैव बीन 4. ठीक है, नाउ सी ऑप्शन को जज करना है आपको. कैन 2 UV regions photons be emitted? No, sir. No, sir. राइट, सो अब ये फिगर आउट करना है यूवी रीजन, IR रीजन, सी और डी ऑप्शन ऐसा बता रहे हैं. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जो भी फोटॉन्स था ना उनका नेचर मार्क कर दिया. ठीक है, आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू डू दैट बिकॉज ऑल द लाइमन सीरीज 1 विल बी यूवी. ठीक है, ऑल द बामर सीरीज 1 हियर, फर्स्ट 4 लाइंस ही हैं यहाँ पे बामर सीरीज की, दे विल बी इन द विजिबल रीजन. एंड बाकी जितने भी हैं पास्चन ब्रैकेट, वो सब IR रीजन के मैंने मार्क कर दिए. ठीक है, नाउ can the hydrogen atom emit 2 photons in UV region? The answer will be no. Why? Because again just एक एटम है और इनमें से कोई सा भी एक de-excitation का तरीका अगर मैं चूज कर रहा हूं तो उसमें मुझे सब में एक ही यूवी फोटोन दिख रहा है ना. कोई सा भी मैं एक तरीका यूज करूं, एक ही बार ग्राउंड स्टेट पे आएगा. करेक्ट. If I would have, let's say, modified this option by saying that can it emit 2 photons in IR region, तो क्या आपका आंसर रहता? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप बोलोगे कि हाँ ये वाला और ये वाला दिख रहा है कि इसमें 2 IR के फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, तो इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, बट यूवी रीजन का तो नहीं है. समझ में आया?
Yes, sir. अच्छा, then last option आप जज कर रहे हो, can emit an infrared photon followed by a visible photon? Is that a possibility? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, राइट? इंफ्रारेड के बाद में विजिबल फोटोन, इंफ्रारेड के बाद में इसमें, इंफ्रारेड के बाद में विजिबल, इंफ्रारेड के बाद में विजिबल, राइट? इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो दैट मींस डी ऑप्शन वुड बी आवर आंसर. ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? दिस इज मोर ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा. ठीक है, ऑल द एनालिसिस, ऑल द थॉट प्रोसेस हैड टू बी डन within that question itself. ठीक है, and Also, हाँ, so this is kind of an hit and tell method ना, जिसमें सब ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, it isn't a straightforward kind of a question कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया. So ऐसे ही क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइम टू टाइम, इन क्लास, इन होमवर्क, इन टेस्ट्स, इन असाइनमेंट्स, ताकि यू बिकम अकस्टमाइज्ड टू दिस न्यूअर वे ऑफ लर्निंग. ठीक है, where it isn't much focused upon remembering definitions, articulating and rewriting it in good handwriting. Rather, understand the concept and use your analytical skills. These are analytical skills, your ability to connect the dots. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, उससे आप ऑन द गो क्या चीजें लिख सकते हो और उससे कैसे फिगर आउट कर सकते हो. ठीक है, and of course this was a question which I would say is a difficult question. I wasn't expecting a lot of students to be able to give the correct answer. ठीक है, and I don't think किसी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है, किसी ने भी नहीं दिया है एक्चुअली. सो एक क्वेश्चन और कराते हैं. ठीक है, लेट्स से अभी इसकी लर्निंग के बेसिस पर, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी रिमूव द आंसर. ट्राई करो. नहीं दिव्यांश, नहीं आना है. नहीं सुजल. हाँ, आर्यन वंश करेक्ट. खुशी, राधा, साहिल नॉट करेक्ट. रोहन हाँ अभी करेक्ट है आपका. निशित, कृति, गौतम, ध्रुविल, वरुण नॉट करेक्ट. नहीं आदित्य नॉट करेक्ट. नहीं गौरव, नहीं नील, नहीं सुजल, नहीं सम्यक, नहीं साहिल.
चलो मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप थोड़ा सोचो। और ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ टेक सम टाइम टू फिगर आउट। Spectral lines means unique photons. ठीक है, कैसा? अब यहाँ पर आप वापस से सोचो, देखो। So one thing that becomes adequately clear is that यहाँ पे बोला जा रहा है 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इट्स नॉट अ सैंपल, राइट? तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है? यू माइट नॉट गेट द करेक्ट आंसर बाय पुटिंग द फॉर्मूला। ठीक है, एकदम स्क्रैच से ही सोचना है, बेसिक से ही सोचना है। तो यहाँ पर you figured out saying that okay, 4 से 1 de-excitation होना है, and if I do simple crude way of thinking about it, these are the ways in which de-excitation can happen. 4 से 1 directly, या 4 से 2, 2 से 1, या 4 से 3, 3 से 1, या फिर in a step by step manner. Now, right now, let's say if I asked you to think about minimum number of unique photons or minimum number of spectral lines that can be observed, तो आप कैसे सोचोगे? अगर दोनों के दोनों एटम इस तरीके से डीएक्साइट हो जाएं, ठीक है, बोथ द photons or both the electrons, they directly de-excite from 4 to 1, then how many unique photons would be observed? 1. That is the least that you can get. ठीक है, दोनों इसी तरीके से डीएक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों ने कोई अलग अलग तरीका चूज करा, मान लो एक एटम इस तरीके से डीएक्साइट हुआ और दूसरा इस तरीके से डीएक्साइट हुआ, तो विल एंड अप विद मोर देन 1 यूनिक फोटॉन्स। सो आई थिंक मिनिमम का जो चॉइस है वो आपको, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में शुड बी की जगह the minimum and maximum number of spectral lines can be, ठीक है। राइट, एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको ऑब्जर्व हो सकती है मिनिमम। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं मैक्सिमम के बारे में सोचना है, 3 होना चाहिए। हाँ, लास्ट कॉलम। हाँ, सो मैक्सिमम अगर आप सोचो तो आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि लेट से पहला एटम ऐसे डीएक्साइट हो जाए और दूसरा एटम भी ऐसे डीएक्साइट हो जाए, तो कितने यूनिक फोटॉन्स निकलेंगे? 3। यूनिक तो 3 ही निकले ना, 3 6 नहीं होगा यूनिक, because they would be a repetition. Okay, sir. Oh, sir. Okay. Right, so is there any other way that you can think और photons निकल जाएं? Sir, 4 to 2 and 2 to 1 and then 4 to 3 and 3 to 1. तो आपको मल्टीपल वेज फिगर आउट करने पड़ सकते हैं। सो मे बी लेट्स से आपने यहाँ पर देखना शुरू करा कि अगर मैं ये एक एटम को ऐसे डीएक्साइट करा दूंगा और दूसरे वाले एटम को ऐसे डीएक्साइट करा दूंगा, ठीक है, तो हाउ मेनी यूनिक फोटॉन्स आर विजिबल?
एज इन आर 4. कैन बी सीन। यहाँ पे ये 3 हो गए, फिर ये तो रेपिटेशन हो गया और ये वापस नया हो गया, तो टोटल 4 यूनिक फोटॉन्स दिखेंगे, है कि नहीं? एंड इसी तरीके से इफ यू ट्राई एंड फिगर आउट और अदर पॉसिबिलिटीज, आपका आंसर मैक्सिमम 4 ही आने वाला है, ठीक है। यू माइट want to choose some other way, let's say you choose कि एक बार ऐसे डी एक्साइट हो जाए और एक बार ऐसे डी एक्साइट हो जाए, तो भी आपका आंसर मैक्सिमम 4 ही आएगा, ठीक है। या फिर आप बोलो एक एटम ऐसे डी एक्साइट हो जाए और दूसरा ऐसे डी एक्साइट हो जाए, तो भी आपका आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। द मैक्सिमम दैट यू आर ऑब्जर्विंग इज 4 ओनली। समझ में आया? कोई फॉर्मूला नहीं लगा इसमें, ऑन द गो एनालिसिस करना पड़ा। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। आई वुड से दिस इज मोर ऑफ मैथ रादर देन केमिस्ट्री, ठीक है, बिकॉज और इवन फिजिक्स, लाइक दिस इज मोर ऑफ मैथ की बैठ के यू नो जस्ट फिगर आउट हाउ मच और हाउ मेनी यूनिक फोटॉन्स और हाउ मेनी spectral lines can be seen given these different number of atoms and so on so forth, ठीक है। basic question would be something which will be based on a sample only, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप हमेशा सैंपल ही मानना, ठीक है, और सैंपल के हिसाब से फॉर्मूला लगा देना और आंसर निकाल लेना। बट अगर किसी क्वेश्चन में डेलिबरेटली ऐसे वर्ड्स यूज करें, यू नो आइसोलेटेड एटम है या फिर यू नो 2 ही एटम है, तो फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, यू कांट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। हैविंग सेड दिस, अब नेक्स्ट टॉपिक तो यार एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना पड़ेगा। आई वुडंट टेक जस्ट 10 मिनट्स में वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आप लोग डीपीपी के डाउट डिस्कस कर सकते हो एटलीस्ट मेरे साथ में। अभी डीपीपी आई थिंक जो पहले दिया था डीपीपी, आई थिंक कौन सा था, 13 या 14 था शायद। 13 and 14. 14 दोनों था। तो चलो 13th वाली डीपीपी में एनी क्वेश्चंस? सर आई थिंक 13 हमने पहले डिस्कस सर किया 13 था। कर दिया है, 14 और 14 और 15 15 करना है। हाँ, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है कि आई थिंक 13 डिस्कस हो गया था। सर पर आपने लिखा था कि अब संडे को करने वाले थे। ठीक है, 14th वाला तो कर लेते हैं। 14th सर वाला मैंने 15th किया था, वो छोटा था। संडे को भी डिस्कस कर लेंगे। सर पर अगर भेजा है ना, सर आपने डीपीपी 15 में एक का सॉल्यूशन नहीं भेजा है तो हाँ डिस्कस कर लेंगे ना। अभी पहले एक बार 14th में बता दो, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो डिस्कस कर लेते हैं। संडे को भी डिस्कस कर लूंगा मैं। आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग आवर टाइम ऑफ द क्लास। 10th question 14. So I can see first 10th का C and 8th, ठीक है। ओके, एक मिनट। डीपीपी 14th फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? In one experiment, electromagnetic radiations of certain frequency are irradiated on a metal surface, ejecting photoelectrons having certain value of maximum kinetic energy. Okay. In second experiment, doubling the frequency, the maximum kinetic becomes 3 times. ठीक है। So ठीक है, आपको just photoelectric effect की equations use करनी है। H nu is equal to
फाई प्लस के, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या बोला जा रहा है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी है, मेटल वही का वही है तो फाई वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के ही मैक्स 3k हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। एंड डबलिंग द फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट, राइट। सो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है 3k अपॉन 2h न्यू इंटू 100% का वैल्यू क्या होगा। दिस इज व्हाट योर आंसर इज, है ना, जो आपसे पूछा जा रहा है दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, राइट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इज कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम के। व्हाट इज द मैक्सिमम के? दैट इज 3k। अब कैन यू लाइक figure out that relationship from 1 and 2? Let's say if you substitute phi in one of the equation, so यहाँ पर let's say 2h न्यू है सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। सब्सटीट्यूट अपने अपने तरीके से आप मैथ्स कर सकते हो। सब्सटीट्यूट phi from 1 into the second equation, तो कैसा मिलेगा, 2h न्यू इज इक्वल टू phi कैसा लिखा है, h न्यू माइनस के प्लस 3k, राइट। तो यहाँ से क्या फिगर आउट हो जाएगा दैट h न्यू इज इक्वल टू 2k, तो उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट k अपॉन h न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो ये 75% आ गया, करेक्ट। Yes. ठीक है। देन एट्थ क्वेश्चन में आई थिंक जहां पे आप अटके होगे दैट वुड बी बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है, ठीक है, वो इन इस फॉर्म में आपको बोला जा रहा है। अब मैंने आपको तो जनरली कैसे याद करने के लिए बोला था, ठीक है, दैट टोटल एनर्जी इज माइनस 13.6 इंटू जेड बाय इंटू सॉरी एन स्क्वायर आपने के का वो फॉर्मूला दिया था लेकिन क्लास में, है ना। ये मैंने टिपिकल आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, एंड आई हैड आस्क्ड यू दैट पोटेंशियल एनर्जी वाज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये कुछ फॉर्मूलाज आई हैड आस्क्ड यू टू रिमेंबर, ठीक है। बट अब ऑप्शंस जो हैं वो इनसे तो कहीं से मैच करते हुए लग नहीं रहे, तो ऑफ कोर्स आपको एक पहला कंसर्न रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपको फिर नोट्स थोड़ा सा और डिटेल में रीड करना पड़ेगा। कैसे? बिकॉज अनदर वर्जन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपने लेट्स से क्लास 12th में फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ लिया होता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता, ठीक है। बट अभी आपने पढ़ा नहीं वो चैप्टर, इसलिए आपको ये वाला वर्जन याद नहीं आया होगा। अनदर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी that we need to use over here is that potential energy is equal to कैसा था, KZE. KZ minus C upon R. हाँ, so K ये था K Q1 Q2 upon R, है ना, ये वाला R square. नहीं R स्क्वायर तो फोर्स होता है, ठीक है। K Z और नॉट Z, I should write it as K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। यहाँ पर K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू प्लस 3e, राइट। लिथियम 2 प्लस आयन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 रहेंगे, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू माइनस e एंड R इज ऑफ कोर्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन तीनों को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का -3 स्क्वायर। हाँ बोलो। वो kz e स्क्वायर होता है ना? हाँ, तो ये ZE हुआ ना, दिस इज प्लस ZE अच्छा, एंड दिस इज माइनस E ना।
सर एक डाउट था. हाँ. Sir, over here, thoda silly है sir. Over here it says electrostatic potential energy, but the electron is revolving, right, in the shell. नहीं, so this is because the electron is at a particular distance from the nucleus. From that perspective, it is Okay, sir. at the Sir, same. क्योंकि आपने एक lecture में बोला था कि the laws are very different when the charge is moving and not static. बट यहाँ पर क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है and the distance between the charges isn't taking, so you can think of it as a simplified case of electrodynamics where laws of electrostatics can be applied. Okay, sir. Sir, Sir, how can E be total energy का 2 times? Because total energy is equal to P plus K, you know. हाँ, तो यहाँ पर अपन ने सीखा था ना that kinetic energy is minus of total energy. ये साइन का इंपॉर्टेंस मत भूलना. So ये epsilon का मतलब क्या होता है? It's called as absolute permittivity of vacuum. It's a term which talks about how electric field is propagating in vacuum. ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला लिखा जाता है ना, इसमें ये assumption है that Q1 Q2 are in vacuum. अगर Q1 Q2 are in some medium, तो फिर ये K का वैल्यू मॉडिफाई करना पड़ता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r भी लिखना पड़ता है साथ में, which talks about how the electric field propagates in that medium. So that epsilon r is for that medium. But यहाँ पर क्योंकि कोई medium नहीं है, vacuum है, तो ये उसका term रहता है. It is called as absolute permittivity. ठीक है. Then आपने 10th. Also, not 10th से I got my mistake over there. अच्छा, वही आपको आई थिंक ये साइन वाला ही गड़बड़ हुआ होगा 10th के सी ऑप्शन में भी. No sir, actually उसमें there was V written, so I took it as velocity, but ऊपर लिखा था कि they have taken it as potential energy. हाँ, करेक्ट. सर आप DPP 15 अभी करो क्या? नहीं, 15th को अपन संडे के Sir, लेक्चर. 10th मुझे है डाउट फर्स्ट वाला. ले लेता हूँ मैं. 10th में कौन सा क्वेश्चन में है? 10th में फर्स्ट पार्ट में आप कह रहे हो, राइट? सो यहाँ पर E stands for total energy. ठीक है. And R stands for the radius. ठीक है. अब आपने E और R के बारे में क्या क्या पढ़ा हुआ है? E is proportional to like n square by, or sorry, z square by n square. ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन भी रहता है इनफैक्ट. z square by n square ऐसा पढ़ा है आपने. एंड R के बारे में क्या पढ़ा है आपने? R is proportional to n square by n square by z. ठीक है. तो अब ए ऑप्शन में आपको इनके बीच में रिलेशनशिप जज करना है. सो इफ आई लेट्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये राइट हैंड साइड को मैं z से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ R अपॉन z इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, है ना? ठीक है. अलग अलग तरीके से कर सकते हो, मैथ्स करनी है बेसिकली. डिवाइड बोथ साइड्स बाय z. ठीक है. ऐसा क्यों करा? बिकॉज मुझे ये सिमिलर सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर. तो अब by looking at these two relationships, can I figure out
that they are inversely related to each other? Yes, sir. Right. So I can say that E is inversely related to 1 upon R by Z. Right. Or you can say that e की power -1 is proportional to R by Z. या you can 1 upon E. 1 upon E को आप क्या बोल सकते हो? E minus. Right. E की power -1. ठीक है. Okay, sir. वैसे ही फिगर आउट करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है. इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन आई थिंक किसी तो ईयर के जेई एडवांस्ड में आया था. ये या इससे काफी मिलता जुलता क्वेश्चन. इट इज सम जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन ओनली. तो आप कल के लेक्चर में पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, जस्ट short discussion of the DPP and any other doubts that students have. ठीक है. सर मैट्रिक्स मैच कितने मार्क्स का आता है? ये डिपेंड करता है, वो हर साल चेंज हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. Completely depends upon the paper that year. सर इसमें भी ऐसे पार्शियल मार्किंग होता है ना, लाइक इफ यू डोंट गेट वन, लाइक इफ यू डोंट गेट सी का मैचिंग वाला, बट इफ यू गेट ए बी एंड डी का, तो फिर उसमें मार्क्स मिलेगा. ठीक है. ऑलराइट, चलो देन आज का डिस्कशन यहीं क्लोज करते हैं. आई विल सेंड अक्रॉस सम होमवर्क फॉर यू टू डू. ठीक है. हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का काफी सिग्निफिकेंट पार्ट पढ़ लिया है, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन perform or you can attempt a good number of questions. I'll share that with the recording and the notes. Sir, tomorrow we will discuss that. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Sir. sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ Bye, sir. Thank you. ठीक है. गौरव सर. हाँ बोलो यश. सर एक डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप में प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर देंगे वो? बोलो ना, यहीं पे बोल दो. नहीं सर, क्वेश्चन है ऐसा, मैं बोल नहीं सकता उसको. कल डाउट सेशन है ना सर 2 मिनट लगेंगे. डाउट सेशन इसीलिए तो है बाबा. अच्छा ठीक है, मैं कल पूछता हूँ. थैंक यू. सर एक बार डाउट ग्रुप का लिंक वापस भेज दो ना, मेरे व्हाट्सएप ने प्रीवियस चार्ट्स नहीं सेव किए. मुझे पिंग कर दो, मैं भेज दूँ. यस. ठीक है. ऑलराइट देन, थैंक यू गाइस.